वेलकम स्टूडेंट्स। तो हम लोग जो है आप लोगों का शायद ये थर्ड टेस्ट पेपर है, तो इसका सलूशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ फिजिक्स का। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं कि एक कोई प्रोजेक्ट एक बमर प्लेन है जो हॉरिजॉन्टली 500 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है और 500 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है ऐसे, तो यहाँ से कोई बम गिराएगा तो उसकी वेलोसिटी 500 मीटर पर सेकेंड ही होगी। इमेजिन कीजिए कैसे, जैसे आप मोटरसाइकिल पे बैठे हो और हाथ में एक स्टोन लिए हो ऐसे, तो हाथ में जब आप एक क्या स्टोन है तो जो आपकी उसकी बम की वेलोसिटी होगी, अरे वो स्टोन की वेलोसिटी होगी, वो मोटरसाइकिल की वेलोसिटी के बराबर होगी। छोड़ेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी बाइक की वेलोसिटी के बराबर होगी। सिमिलरली ये बमर है, बम से एक बम ड्रॉप किया जाता है और ये अर्थ पे टकरा रहा है। कह रहा है कि किस एंगल पर टकराएगा। तो कोई वेक्टर है, ये हाइट दे रखी है आपकी, ये टाइम दे रखा है 10 सेकेंड यहां से यहां गिरने का। तो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट वो जो इतना है ही रह जाएगा और ये है x कंपोनेंट इधर, y नीचे मान लें, और एक्सेलरेशन g होगा या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नीचे की तरफ होगा। तो वेलोसिटी का y कंपोनेंट u प्लस at यूज करने पर, v बराबर u प्लस at यूज करने पर u की वैल्यू 0, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है तो वर्टिकल 0 है, और 10 इंटू 10 तो 100 मीटर पर सेकेंड आया। तो जो वेलोसिटी का y कंपोनेंट है वो है आपका 100 मीटर पर सेकेंड। यदि ये एंगल हॉरिजॉन्टल से आपको थीटा एज्यूम कर लें तो tan थीटा की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर बाई बेस, तो tan थीटा बराबर 100 डिवाइडेड बाई 500 यानी 1/5। तो थीटा की वैल्यू हो गई tan इनवर्स 1/5। तो इस एंगल से हॉरिजॉन्टल से वो जो है बम है वो कोलाइड करेगा, ग्राउंड से स्ट्राइक करेगा। ध्यान रहे कोई भी वेक्टर है, यदि उसका एंगल निकालना है तो उसके दोनों कंपोनेंट चाहिए। ठीक है, 3 डायमेंशन में होगा तब डॉट प्रोडक्ट से होगा, वो बात की बात है, लेकिन 2 डायमेंशनल होगा तो ऐसे आप कर सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है, कह रहे हैं कि दो बॉडी थ्रो की गई हैं और दोनों जो है सेम वर्टिकल हाइट जा रही हैं। तो दो बॉडीज हैं और उनकी वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा। तो दो बॉडी सेम हाइट तक जा रही हैं तो h की वैल्यू होती है u स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अब ये दो बॉडीज हैं तो h1 बराबर h2, और इसको यूज करेंगे तो u1 स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 बाई g 2g एंड दैट इज इक्वल टू u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर, दूसरी बॉडी का एंगुलर प्रोजेक्शन 60 डिग्री है तो 60 डिग्री बाई 2g। ये 2g से 2g कैंसिल हो गया। आपको बताना है इस वेलोसिटीज का रेशियो, तो u1 स्क्वायर बाई u2 स्क्वायर इक्वल टू हो गया साइन स्क्वायर 60 यानी √3/2 का होल स्क्वायर अपान साइन स्क्वायर 45 यानी 1/√2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 3/4 और ये ऊपर चला जाएगा तो 2/1, तो ये हो गया 3/2। तो u1/u2 होएगा √3/2 होल में। तो इसलिए जो है ये सी ऑप्शन इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड है और ये कह रहा है कि एक प्रोजेक्टाइल है जिसमें एयर को कंसीडर न किया जाए तो इस तरीके का उसका पाथ आ रहा है। तो एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर करेंगे तो x कंपोनेंट भी डिक्रीज करेगा, y कंपोनेंट भी डिक्रीज करेगा, तो ये इसके अंदर में आ जाएगा प्रोजेक्टाइल। रेंज भी कम होगी, हाइट भी कम होगी, तो उस हिसाब से यदि बहुत केयरफुली देखें तो बी वाला ऑप्शन मैच करेगा। ये सिंपल कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है। ध्यान रहे एयर रेजिस्टेंस न कंसीडर करने पर ये वाला डॉटेड वाला है, तो ये y है, ये x है, ये इसका कर्व है।
तो यदि एयर रेजिस्टेंस लेंगे तो हॉरिजॉन्टल रेंज भी घटेगी और वर्टिकल हाइट भी घटेगी, तो इसके अंदर ही होगा, कभी भी इसके ऊपर नहीं जाएगा। तो ये वाला ग्राफ यदि कंपेयर देखें ध्यान से तो बी वाला मैच कर रहा है ना? तो बी वाला मैच कर रहा है, यानी ऑप्शन ए जो है इसका सही। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि दो जो हैं फोर्सेज हैं जिनका मैग्नीट्यूड का सम 18 है ना? और तो मान लीजिए जो फोर्स है उनका मैग्नीट्यूड x और y है, तो ये हो गया 18। और इसमें ये भी कह रहा है कि जो रिजल्टेंट है वो 12 है और स्मॉल के परपेंडिकुलर है। तो मान लिए x स्मॉल है y से, ये एज्यूम कर लें। तो अब कह रहा है कि जो रिजल्टेंट है वो स्मॉल से परपेंडिकुलर है। तो डायग्राम इसका बनाइए, ये हो गया एक x वेक्टर, रिजल्टेंट कुछ ऐसे बना लीजिए और ये वाला दूसरा वाला वेक्टर होगा। ये समझ में आ गया? तो जो रिजल्टेंट r है वो 12 के बराबर मैग्नीट्यूड है और ये वाला y है दूसरा वाला। x प्लस y यानी पहला वाला वेक्टर प्लस दूसरा वाला वेक्टर इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर। और अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम दिया हुआ है कि रिजल्टेंट छोटे वाले से परपेंडिकुलर है, तो छोटा एरो में बनाया हुआ है। बनाने का तरीका, एक एरो खींच दीजिए, दूसरा थोड़ी लंबी लाइन खींचिए, तो अपने आप बड़ा हो जाएगा। ज्योमेट्री से देखें तो x स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, एक इक्वेशन ये हो गई और ये दूसरी इक्वेशन हो गई। y की जगह 18 माइनस एक्स रख के x सॉल्व कर लेंगे तो होगा क्या, x स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर यानी 144 इक्वल टू y माइनस 18 सॉरी x माइनस 18 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यानी स्क्वायर करेंगे तो 18 का स्क्वायर यानी 324, 18 टू जा माइनस 36 एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ, ये इधर आया, तो 36 एक्स इक्वल टू 324 माइनस 144 और सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ रही होगी 180 और 36 से डिवाइड कर दें तो x की वैल्यू आएगी, सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू 5 आ जाएगी। तो x यदि 5 आ गया तो y की वैल्यू आ जाएगी y इक्वल टू 18 माइनस 5 यानी 13। तो 13 हो गया y और x हो गया 5, तो बड़ा वाला 13 और छोटा वाला 5 हो गया। ये क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे कि एक बॉडी जो है 5 kg की है और जब इंक्लाइंड प्लेन 30 डिग्री हो रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से स्लाइड करने लग जाता है। वैसे तो ये एंगल ऑफ रिपोज का सवाल है और ये थीटा है। यदि कांस्टेंट वेलोसिटी से सॉल्व चलता है तो यदि केवल याद न रख के सीधे करें तो ये म्यू इंटू एन हुआ। कांस्टेंट वेलोसिटी से मतलब इधर एक्सेलरेशन 0 है तो mg साइन थीटा माइनस म्यू एम जी, नॉर्मल की वैल्यू हो जाएगी एम जी कॉस थीटा, तो म्यू एम जी कॉस थीटा 0, सॉल्व करेंगे तो म्यू बराबर आ जाएगा tan थीटा और tan थीटा की जगह 30 डिग्री है तो ये 1/√3 आंसर आ जाएगा। तो म्यू की वैल्यू 1/√3 होगी, तो ये बात होगी। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि यदि किसी सबस्टेंस का टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए, तो केल्विन स्केल में कितना इंक्रीज होगा। तो आप जानते हैं K बराबर C प्लस 273.15, तो डेल्टा K इक्वल टू डेल्टा C होगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है। इसका मतलब यदि चेंज 27 डिग्री का इसमें है तो केल्विन स्केल में भी टेम्परेचर में चेंज 27 डिग्री होगा एंड द आंसर विल बी सेम। अब यहां तक देख लें, ठीक है।
देखें तो क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि एक गैस है जिसका हीट किया जा रहा है, टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ रहा है, तो जिसकी वजह से 1% प्रेशर में इंक्रीज है, तो ओरिजिनल टेम्परेचर गैस का क्या होगा। ध्यान दीजिए, यदि क्लोज चेंबर है तो PV बराबर nRT ऐसे लिख लें, तो ये दोनों चीजें कांस्टेंट हैं, तो P प्रोपोर्शनल टू T हुआ, यानी P1 बाई ये है P1 बाई P2 इक्वल टू T1 बाई T2 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि प्रेशर 1% बढ़ गया, तो P1 1% बढ़ने का मतलब P1 और प्लस 1% का मतलब कि 1/100 इंटू P1 एंड दैट इज इक्वल टू T1 अपान T1 प्लस 5। इनिशियल टेम्परेचर यहाँ पे क्या है, इनिशियल टेम्परेचर T1 है, P1 हट गया तो 1 ये सॉल्व करेंगे तो 1.01 इक्वल टू T1 अपान T1 प्लस 5। सॉल्व करेंगे ऐसे लिख के तो T1 प्लस 5 इक्वल टू 1.01 T1। इसको इधर ले जाएंगे तो 5 इक्वल टू 0.01 इंटू T1, तो T1 की वैल्यू आएगी 5 अपान 0.01 यानी 500 केल्विन, और 500 केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में लिखेंगे तो 227 आएगा, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। केल्विन को लिख सकते हैं ऐसे 500 माइनस 273 तो 227 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद देखा जाए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि जो है टोटल एवरेज काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, प्रेशर गैस का बताना है, तो इसको कैसे देखा जाए। तो टोटल एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आप जानते ही हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम के हिसाब से, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के हिसाब से जो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशनल में होती है, चाहे मोनोएटॉमिक हो चाहे डाईएटॉमिक हो, तो इसके लिए जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो 3/2 इंटू एन आर इंटू टी लिख सकते हैं, और nRT PV होगा तो 3/2 P इंटू V हो गया। क्यों? क्योंकि आपको प्रेशर पूछना है, तो P की वैल्यू हो गई 2K डिवाइडेड बाई 3 इंटू V। अब आप ये सारी वैल्यूज उस तरीके से रख दें तो 2/3 काइनेटिक एनर्जी दी हुई है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 5, और ये वॉल्यूम है 20 लीटर दिया हुआ है, तो इसको मीटर क्यूब में लिखेंगे तो इतना मीटर क्यूब हुआ। सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर 6 और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास प्रेशर की यूनिट। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे कि वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी रेडिएशन सन और मून का दिया हुआ है, तो उनके टेम्परेचर का रेशियो क्या होगा। तो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ जानते हैं, लैम्डा इंटू टीएम इक्वल टू कांस्टेंट वी, वीन्स कांस्टेंट, तो इसका मतलब लैम्डा 1 T1 इक्वल टू लैम्डा 2 T2 लिख सकते हैं। आपको बताया जा रहा है, आपको जो पूछा जा रहा है टेम्परेचर का रेशियो, सन एंड मून पूछा जा रहा है, तो T1 बाई T2 इक्वल्स लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 लिखेंगे, तो लैम्डा 2 की वैल्यू है 10 टू द पावर -4 और डिवाइडेड बाई 0.5 इंटू 10 टू द पावर -6। देखिए ये सॉल्व करेंगे तो 10 टू द पावर -4 तो कट गया, 10 टू द पावर 2 ऊपर बचा तो 100 ऊपर बचा, डिवाइडेड बाई 0.5, तो 0.5 को 1/2 तो 1 नीचे और 2 ऊपर, तो 200 आ जाएगा, तो जो रेशियो होगा वो 200 हो जाएगा, तो आंसर डी हो जाएगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 में देखें, कह रहे कि दो स्फेरिकल ब्लैक बॉडी हैं, वो सेम पावर रेडिएट कर रही हैं, तो R1 और R2 का रेशियो क्या होगा। तो पहले तो पावर का फॉर्मूला बन जाए, पावर होगा क्या,
सिग्मा ई इमिसिविटी 1 है तो सिग्मा ऐसे लिख लें, जनरल पावर का फॉर्मूला सिग्मा ई ए टी के पावर 4। तो ब्लैक बॉडी है तो P बराबर सिग्मा E1 हो गया और ये हो गया स्फेरिकल है तो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू टी के पावर 4। तो एक्चुअली में P प्रोपोर्शनल टू है R के पावर R स्क्वायर टी के पावर 4। और ध्यान रहे कि दोनों पावर इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ, पावर सेम है तो R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई टी स्क्वायर हुआ। ऐसे लिख सकते हैं, R इधर आया T इधर आया, P सेम है इसलिए 1 बाई टी का स्क्वायर हुआ। तो ध्यान दीजिए R1 बाई R2 यदि लिखेंगे तो ये होगा ऊपर 1 बाई T1 स्क्वायर 1 बाई T2 स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो T2 स्क्वायर बाई T1 स्क्वायर, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो ए ऑप्शन इसका मैच कर जाएगा। ओके, ये जो है क्वेश्चन है कि एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर 62 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड होता है इन 10 मिनट्स, और इसी तरह से बताना है कि नेक्स्ट 10 मिनट में कितना टेम्परेचर हो जाएगा। सराउंडिंग टेम्परेचर है जिसको T0 कहते हैं और वो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली 26 डिग्री सेंटीग्रेड। ध्यान रहे ऐसे सवाल, ऐसे क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, डेल्टा टी अपॉन टाइम टेम्परेचर डेल्टा टी इक्वल टू माइनस के और T माइनस T0, ये याद हो गया कि ये जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है। अब टेम्परेचर इससे इतना हुआ तो 50 माइनस 62 अपॉन 10, टाइम 10 है तो 10 इक्वल्स माइनस के टी टेम्परेचर 62 से 50 हुआ तो इसका जो एवरेज टेम्परेचर मानेंगे बॉडी का वो हो जाएगा 62 प्लस 50 बाई 2 माइनस 26। और दूसरे केस में जो टेम्परेचर है वो मान लो थीटा हो जाता है तो थीटा माइनस फाइनल टेम्परेचर थीटा माइनस टेम्परेचर 50 से ठंडा होगा तो 50 अपॉन 10 एंड दैट इज इक्वल टू माइनस के, और यहाँ पे होगा क्या, थीटा प्लस 50 बाई 2 माइनस 26। ये समझ में आ रहा है। यदि इसको आप डिवाइड कर दें तो आपको थीटा में एक इक्वेशन मिल जाएगी। तो यदि डिवाइड कर दें तो ये क्या होगा, ये डिवाइड कर दें तो थीटा माइनस 50 डिवाइडेड बाई 10 से 10 कट गया तो ये डिफरेंस हो गया माइनस 8, और तो कुछ बचा नहीं, अरे माइनस 8 कह रहा हूं, सॉरी, माइनस 12 एंड दैट इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू थीटा प्लस 50 बाई 2 माइनस 26 डिवाइडेड बाई इन दोनों का सम, तो इन दोनों का सम 56 होगा तो 56 माइनस 26 तो 30 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो थीटा की वैल्यू आ रही है, सॉल्व करने पर जो थीटा की वैल्यू आ रही है वो है 42 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद देखें नेक्स्ट, कह रहा है कि एक आइडियल हीट इंजन है जिसका जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो 126 से 127 डिग्री सेंटीग्रेड से 227 डिग्री सेंटीग्रेड एब्जॉर्ब करता है। तो ध्यान रहे डायग्राम, इफिशियंसी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है W अपान Q पॉजिटिव इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T। यदि ध्यान दें तो 1 माइनस ये है 127, तो ये हो गया 273 प्लस 127 और डिवाइडेड बाई 273 प्लस 227। सॉल्व करें तो 1 माइनस ये हो गया 400, ये हो गया 500, तो ये कट गया 0.8 आया तो ये 0.2 हुआ। और इसमें इफिशियंसी नहीं निकालना है, W निकालना है, तो W बराबर हुआ W अपान Q पॉजिटिव इतना हुआ तो W हो गया 0.8
इंटू क्यू पॉजिटिव, और ये हीट कितना एब्जॉर्ब करता है ना, 6 किलो कैलोरी हीट एब्जॉर्ब करता है। एक मिनट, सॉरी, ये 0.2 हुआ, तो 0.2 इंटू 6 यानी 1.2 किलो कैलोरी हीट वर्क वो करेगा। तो वर्क जो करेगा एक साइकिल में वो इतना करेगा। और ध्यान रहे ये है क्वेश्चन नंबर 12। अब जो है क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए। तो ये देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है इस तरीके का पीवी कर्व दिया हुआ है, और ऐसे पीवी कर्व है। ये जो इनिशियल प्रेशर है 2 इंटू 10 टू द पावर -2, फाइनल वॉल्यूम है 4 इंटू 10 टू द पावर -2, और ये जो प्रेशर है वो दिया हुआ है 10 टू द पावर 5 SI यूनिट में है। वर्क डन पूछ रहा है, तो वर्क डन P डेल्टा V होगा या एरिया अंडर कर्व होगा, तो ये एरिया निकालना है। P की वैल्यू है 10 टू द पावर 5 और प्रेस वॉल्यूम का डिफरेंस है 10 टू द पावर -2 इंटू 10 टू द पावर -2। तो ये जो सॉल्व करेंगे 10 टू द पावर 5 -2 और 4 - 2 जो है वो 2 हो गया। तो ये हो गया 2 इंटू 2000, तो ये आ जाएगा 2000 जूल। 14 कह रहे कि टेम्परेचर 1 मोल गैस का ड्रॉप होता है 100 केल्विन एडियाबेटिक प्रोसेस में, ठीक है। तो वर्क डन क्या होगा? तो वर्क डन में आप जानते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, और एडियाबेटिक प्रोसेस में ये 0 होता है, तो डब्ल्यू बराबर माइनस डेल्टा यू हुआ। समझ में आया? डेल्टा यू बड़े आराम से निकाल सकते हैं, एन सी वी डेल्टा टी। तो एन जो है वो दिया हुआ है 1 मोल, तो -1, और ये दिया हुआ है मोनो 1 मोल आइडियल गैस। अच्छा, आइडियल गैस में यदि मोनो एटमिक डाई एटमिक भी लिख दिया है तब तो वही यूज करेंगे, नहीं तो मोनो एटमिक एस्यूम करके चलेंगे। तो ये जो है मानेंगे 3/2 आर, आर का मतलब 8.3, और टेम्परेचर में कमी हो गई है तो -100 हुआ, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। सॉल्व करेंगे इसको पूरा तो ये 1245 जूल आ जाएगा, वही आंसर होगा। ये कह रहे हैं कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, कितने के बराबर होगा? तो ये कह रहा है कि इक्वल टू ट्वाइस द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ द कॉन्टेक्ट। तो एरिया के बराबर, एरिया पे वैसे डिपेंड नहीं करता है, ये पता होना चाहिए। तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करती है, एरिया पे डिपेंड नहीं करती। तो ए बी सी, वैसे ए और सी ऐसे ही खत्म हो गए, केवल बी बचेगा, और ये सिंपल कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है। अब अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर, इसका ऑप्शन हो गया बी, क्वेश्चन नंबर 16। कह रहे कि एक बॉक्स है जिसका वेट है और मैक्सिमम फोर्स फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक फॉर हॉरिजॉन्टल अप्लाइड फोर्स। तो ध्यान दीजिए, एक बॉक्स है जिसका वेट दिया हुआ है, वेट माने mg, और ये 250 न्यूटन दिया हुआ है। ये नॉर्मल रिएक्शन हो गई N1। कह रहा है कि अप्लाइड फोर्स हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए फ्रिक्शनल फोर्स होगा F। ब्लॉक कह रहा है कि जो है ब्लॉक स्लाइड नहीं कर रहा है, या स्लाइड करेगा भी तो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स की जो वैल्यू होती है लिमिटिंग
फ्रिक्शनल फोर्स वो म्यू इंटू एन होगा। तो एफ मैक्स लिमिटिंग फ्रिक्शन ये होगा, म्यू है 0.3 और N1 W के ही बराबर है तो 250, 0 इससे कट गया तो 75 न्यूटन आ गया। और क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा 17। 17 में कह रहा है कि एक बॉडी है इंक्लाइन प्लेन पे ऐसे रखी हुई है और एंगल थीटा है हॉरिजॉन्टल से और पूछ रहा है इसका एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के लिए फ्री बॉडी डायग्राम जरूरी है। mg एक्सेलरेशन इधर मान लीजिए तो mg का इधर कंपोनेंट mg साइन थीटा माइनस म्यू इंटू एन और n जो है mg cos थीटा के बराबर होगा, चेक कर लिया होगा, m इंटू ए। तो a की वैल्यू m डिवाइड कर दें तो g साइन थीटा माइनस म्यू g cos थीटा a के बराबर होगा। और यदि g कॉमन ले लें तो साइन थीटा माइनस म्यू cos थीटा आएगा, यानी बी ऑप्शन इसका मैच कर जाएगा। अब देखें क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको बताना है टेंशन, तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा। ये वाला फोर्स है T1 और ये जो है वर्टिकल से 37 डिग्री है T2 और इसका जो वेट होगा वो 4g नीचे आएगा, चेक कर सकते हैं। तो 4g यानी 40 न्यूटन। ध्यान दीजिए वर्टिकल फोर्स से बैलेंस होगा तो T2 cos 37 इक्वल्स 40, तो T2 इंटू 4/5 इक्वल टू 40, तो T2 इक्वल टू 40 इंटू 5/4, तो ये इससे कटा तो 10, तो 50 न्यूटन आ जाएगा और इस तरीके से ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। 19 इसमें जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि जो स्ट्रिंग पुली पे फोर्स एक्सर्ट करेगी वो कितना होगा। तो ये सिचुएशन है और ये है 4m और एक में ये 2m है और दूसरे में 4m है और ये दो पार्ट में बटा हुआ है। एक्चुअली में ध्यान दें, इस दो पार्ट में बटे रहने से यदि दोनों को हम एक ही तरफ एक्सेलरेशन होगा ऊपर की तरफ, तो दोनों को एक सिंगल सिस्टम एज्यूम किया जा सकता है। तो इसमें और इसमें हार्डली कोई अंतर है, क्योंकि इसमें और इन दोनों में टेंशन, माने इसमें टेंशन वही होगी जो इसमें है लॉजिक से। तो इसका मतलब कि पुली पर जो इस पर फोर्स लग रहा है इन टेंशन के द्वारा T और T2T, तो इसमें भी वही 2T होगा। तो टेंशन दोनों की वैल्यू इक्वल होगी और उसको F1 F2 कह रहा है तो F1 बराबर F2 हो जाएगा। लॉजिकली कुछ नहीं करना है और ऑप्शन हो जाएगा सी। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही सिचुएशन है, 4g नीचे की तरफ 2m इधर की तरफ, तो 4mg फोर्स जो है एंटी क्लॉकवाइज है, इसको रोटेट कर रहा है और ये क्लॉकवाइज, तो एक्सेलरेशन दोनों का बराबर होगा। सॉल्व करने पर दोनों फोर्स इक्वल होंगे। टेंशन लॉजिकली भी लग रहा है तो बिना किए हुए भी कर सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि एक 20 kg ब्लॉक रेस्ट पे है और इसको 75 न्यूटन चाहिए इसको स्लिप कराने के लिए। स्लिप कराने के लिए 75 न्यूटन चाहिए, तो mg नीचे यानी 20g नॉर्मल n1 और इधर हो गया म्यू। मिनिमम फोर्स इतना चाहिए, यानी लिमिटिंग केस में म्यू इंटू n1 इक्वल टू 75 आएगा, तो म्यू की वैल्यू 75 और n1 की वैल्यू 20g यानी 200 होगी। सॉल्व करेंगे इसको तो 0.375 आ जाएगा, तो म्यू की वैल्यू बहुत आराम से निकल आएगी। ए ऑप्शन मैच कर जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 21 कह रहे कि एक ब्लॉक जो है ऊपर की तरफ फेंका जाता है और 4 सेकेंड में ये नीचे आ जाता है। याद करिए टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला यदि यूज करें 2u/g, तो u y यहाँ पे 2u/g है और ये 4 दिया हुआ है, तो u इक्वल टू होगा 4, इसको ऐसे 4 लिख लीजिए, g10 और डिवाइडेड बाई 2 से डिवीजन तो 2, तो सॉल्व करेंगे तो 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ये कह रहे हैं कि एक मंकी मासलेस रोप पर चढ़ रहा है और रोप ब्रेक हो रहा है, माने ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है 600 न्यूटन। तो ध्यान दीजिए कि ये रस्सी है कोई और रोप मंकी ये है, मंकी का एक्सेलरेशन ऊपर है तो t इधर हुआ, मंकी का मास m हुआ तो mg, तो t माइनस एम जी इक्वल टू m इंटू ए, तो t बराबर m g प्लस ए हो गया। अब ये कह रहा है कि ब्रेकिंग स्ट्रेस टेंशन दे रखा है तो 600 इक्वल टू मास है 40 इक्वल टू 10 प्लस ए, इसको इधर ले आइए तो 600 बाई 40 सॉल्व करेंगे तो 10 प्लस ए हुआ, सॉल्व करने पर ये आ गया 15, तो ए की वैल्यू आ गई 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मंकी का एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ, तब ये ब्रेक होगा। क्वेश्चन नंबर 23 में ये है, देखिए ये 1 मीटर पर सेकेंड है और इसका मान लो कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है ब्लॉक, तो जितना ब्लॉक जाएगा v से उतना ही से पुली नीचे जाएगी, और ये दिया हुआ है इधर 2 मीटर पर सेकेंड और ये है फिक्स्ड। 2 से ये कम हो रहा है तो ये v और ये v 2v, और ये बराबर जितना ये बढ़ रहा है तो 2 प्लस 1, तो v की जो वैल्यू होगी वो होगी 3/2 यानी 1.5 मीटर पर सेकेंड। 24 में डायग्राम ये है, हम लोग वैसे बना लें तो ये ऐसे है, इधर का फोर्स जो दिया हुआ है वो है 36 न्यूटन और ये है 1 kg, 8 kg और 27 kg। कंबाइंड यदि देखा जाए तो नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 36 इक्वल टू 1 प्लस 8 प्लस 27 इंटू ए बराबर 36 ए हुआ, तो ए हो गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी पूरा सिस्टम 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से जा रहा है। ठीक है, और अब आपको बताना था कि टेंशन T2 कितनी होगी, तो T2 टेंशन यानी ये वाली, तो इसका एबीडी बना लें इधर T2, तो T2 इक्वल टू इसका एक्सेलरेशन 1 प्लस 8 इंटू ए यानी 9 इंटू 1, तो 9 न्यूटन आ जाएगा। ये क्लियर हो गया, तो इस तरीके से टेंशन आ जाएगी। एंड लास्ट 25th में देखें कि एक मैन जिसका वेट दिया हुआ है एलिवेटर में, और एलिवेटर ऊपर जा रहा है, तो अपरेंट वेट क्या होगा, तो एलिवेटर माने लिफ्ट, और लिफ्ट के ऊपर आदमी खड़ा है ऐसे, इसका वेट पूछ रहा है, तो वेट जो मेजर होता है वो बताया गया होगा नॉर्मल रिएक्शन, mg दिया हुआ है 80g और एक्सेलरेशन है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो n माइनस 80g इक्वल टू 80 इंटू 6, तो n इक्वल टू 800 और प्लस 480, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1280 न्यूटन या 1.280 किलो न्यूटन, डेसिमल के 0 हटा दें तो 1.28 किलो न्यूटन आंसर आ जाएगा। तो दैट्स ऑल अबाउट सॉल्यूशन ऑफ दिस टेस्ट पेपर। यदि कोई आप में से किसी को भी जरा सा डाउट हो किसी सॉल्यूशन में, या यू नीड मोर
मैंने सम मोर एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चंस, तो मैसेज मी एट व्हाट्सएप मी एट 9473850494। तो यदि ऐसा कर देंगे तो आपको और बताया जा सकेगा, यदि आपको लगता है तो। क्लियर? या आप क्लास के बाद भी पूछ सकते हैं। तो दैट्स ऑल।